लोकतंत्र सेनानी श्री भारत दीक्षित जी, कृपया पधारें। आदरणीय भारत दीक्षित जी का सम्मान 6 महीने तक जेल में यातनाएं झेली श्री भारत दीक्षित जी ने लोकतंत्र सेनानी के रूप में उनका सम्मान कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी। श्री गया प्रसाद सोनकर जी, इन बुजुर्गों के सम्मान में तालियां तो बनती हैं मित्रों। मैं अनुरोध करूंगा आप सबसे कृपया इनका सम्मान करें। लोकतंत्र सेनानी श्री गया प्रसाद सोनकर जी के पश्चात श्री राम सिंह कुशवाहा जी, हरदोई के लोकतंत्र सेनानी। श्री राम सिंह कुशवाहा जी मंच पर हैं। हरदोई के ही श्री विद्याराम वर्मा जी, आदरणीय विद्याराम वर्मा जी का सम्मान। श्री अजय सिंह जी, बाराबंकी के लोकतंत्र सेनानी श्री अजय सिंह जी, और सीतापुर के लोकतंत्र सेनानी आदरणीय ओम प्रकाश गुप्ता जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बहुत धन्यवाद। आज पूरा देश 25 जून 1975 के उस काले अध्याय को स्मरण कर रहा है जिसमें अपनी निहित राजनीतिक अभिलिप्सा के लिए कांग्रेस ने इस देश के लोकतंत्र का गला घोंटने का काम पाप किया था। बहनों और भाइयों, श्रीमती इंदिरा गांधी सत्ता में बनी रहे, उसकी सत्ता छोड़ने बनी रहे, इसके लिए न्यायालय के आदेश उस पर लागू न हो सके, अपने इस पाप का परिमार्जन करने के लिए उन्होंने इस देश के नागरिकों का, दलितों, वंचितों, पिछड़ों, महिलाओं और हर उस वयस्क मतदाता के उस अधिकार को छीनने का कुत्सित प्रयास किया जो भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के प्रत्येक नागरिक को बिना भेदभाव के उपलब्ध कराया था। यानी कांग्रेस का ये पाप केवल भारत के लोकतंत्र को ही कुचलने का पाप नहीं था, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों पर सीधे सीधे प्रहार था। इसके लिए उन्होंने लोकतंत्र के पक्ष में जो कोई भी आवाज उठाए, चाहे वह किसी राजनीतिक दल का, विरोधी दलों का कार्यकर्ता हो, सामाजिक जीवन में जुड़ा हुआ कोई एक सामान्य स्वयंसेवक हो, मीडिया का कोई प्रतिनिधि हो, जो कोई भी लोकतंत्र के समर्थन में आवाज उठाता था, किस तरीके से उसकी आवाज को कुचला जाता था, ये अनेक उदाहरण आज भी मौजूद हैं। स्वाभाविक रूप से बात सामने आती है, ऐसी क्या आवश्यकता थी जो कांग्रेस को 25 जून 1975 को देश के अंदर आपातकाल थोपना पड़ा था। हम जब निष्कर्ष पर पहुंचते तो एक ही निष्कर्ष सामने आता है, केवल अपनी सत्ता को छूने बनाए रखने के लिए
कांग्रेस ने यह पाप किया था और अपने पाप को छुपाने के लिए कांग्रेस ने उस समय के नौजवानों की आवाज को, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की आवाज को, विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों की आवाज को दबाने की भी कुत्सित चेष्टा की थी। बहनों और भाइयों, संविधान का प्रियम्बल संविधान की आत्मा कही जाती है। जब देश के अंदर लोकतंत्र सस्पेंड किया गया था, न्यायपालिका के अधिकार को सीमित कर दिया गया था, मीडिया को प्रतिबंधित कर दिया गया था, तब रात के अंधेरे में भारत के संविधान के प्रियम्बल को भी बदल दिया गया। आप ये कृत्य देखिए, ये वह कांग्रेस कर रही है जिस कांग्रेस के युवराज आज संविधान की प्रति लेकर के देश भर में जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं। आपने देखा होगा इनके दोहरे आचरण को। इनका ये दोहरा आचरण जो संविधान की प्रति लेकर के लोग घूमते हैं, जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं। लेकिन जब इनको मौका मिला था तब इन्होंने क्या कृत्य किया था, इनके पूर्वजों ने क्या कृत्य किया था, किस प्रकार का अत्याचार ढाया था, कैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान की आत्मा को कुचलने का काम किया था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसलिए इन दोहरे चरित्र के लोगों की वास्तविकता जनता जनार्दन के सामने आ सके, आने वाली पीढ़ी के सामने आ सके, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को बारंबार इस बात का एहसास कराने के लिए कि जिनकी लोकतंत्र पे कभी निष्ठा नहीं थी, जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए देश के लोकतंत्र को तोड़ा मरोड़ा, दुरुपयोग किया, संविधान में संशोधन केवल अपने स्वार्थ के लिए किया, उसमें लोक हित नहीं था, समाज हित नहीं था, राष्ट्र हित नहीं था, उसको करते हुए बाबा साहब की आत्मा को भी अपमानित करने का जो कांग्रेस पाप कर रही थी, बार बार पाप कर रही थी, वह वर्तमान पीढ़ी को प्राप्त होना चाहिए, जानकारी होती रहनी चाहिए। बहनों और भाइयों, अतीत की गलतियों का परिमार्जन और उससे सबक वर्तमान पीढ़ी सीख सके, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इस दृष्टि से आज का दिन 25 जून की तिथि को संविधान हत्या दिवस के रूप में पूरे देश के अंदर आयोजित करके वर्तमान पीढ़ी को भी इस बात का अवगत कराने का कार्य हो रहा है। आज संविधान की आत्मा को कुचलने हुए 5 दशक से अधिक समय हो चुका है। स्वाभाविक रूप से जिनकी उम्र 50-55 साल तक होगी, उनको उस समय की घटना का बहुत स्मरण नहीं होगा। उससे कम जिनकी उम्र है उनको भी कुछ भी पता नहीं। आने वाली पीढ़ियां भूल न जाएं, ये बताने की आवश्यकता है। जो लोग संविधान की प्रतियां लेकर के घूम घूम करके जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, इनके दोहरे चरित्र को जनता के सामने उजागर किए जाने की आवश्यकता है। एक पक्ष इसका और दूसरा पक्ष वह जो उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी
के अत्याचार के कारण करा रहे थे, लोकतंत्र के समर्थन में जेल की यात्रा कर रहे थे, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के आदेश से उस अत्याचार की चपेट में पिस रहे थे, ऐसे श्री लालू प्रसाद यादव जी हों, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी हों, इनकी वर्तमान पीढ़ी क्या कर रही है, ये आज उसी कांग्रेस के साए में अपनी राजनीति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। याद करिए, जब भी समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन करने का प्रयास करती थी, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी उसका विरोध करते थे, कहते थे कि सब कुछ हो जाएगा लेकिन कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होना चाहिए। लेकिन उनके उत्तराधिकारी क्या कर रहे हैं, उनका आचरण देखो ना, ये कुछ भी हो जाए, वह कांग्रेस के डूबते हुए जहाज पर सवारी होकर के मुलायम सिंह की विरासत को भी डुबोने के लिए उतारू हैं, क्योंकि कांग्रेस ने लोकतंत्र को कुचला था और इनका भी लोकतंत्र पे कोई निष्ठा नहीं है। याद करिए ना, इनकी भी जब सत्ता थी तो उन्होंने लोकतंत्र को कुचलने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ा था। इन्होंने भी सभी संस्थाओं पे हमला किया था, क्या कार्यपालिका हो, क्या न्यायपालिका हो, क्या प्रेस हो, ये बराबर सब पे हमला करते थे। किसी के साथ निष्ठा नहीं थी, किसी का सम्मान नहीं करते थे। इसलिए अपने समान उद्देश्य के लिए ये लोग आज भी एक दूसरे के साथ जुड़ करके, एक दूसरे के साथ मिल करके देश के लोकतंत्र को कमजोर करने, परिवारवाद की राजनीति को प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए, भारत की संवैधानिक मान्यताओं के विपरीत आचरण करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। बहनों और भाइयों, भारत आज दुनिया के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो इसलिए क्योंकि भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने, भारत के क्रांतिकारियों ने देश की आजादी के समय उन मूल्यों और उन आदर्शों के लिए अपने आप को समर्पित किया था। और इसलिए व्यवहारिक रूप से जो भारत के हित में है उसको उन्होंने प्रभावी ढंग से संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में रेखांकित करवाने का काम किया था। याद करिए, जब G20 की बैठक भारत में आयोजित हो रही थी, अलग अलग राज्यों में आयोजन हो रहे थे, तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया के सामने कहा था कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र ही नहीं बल्कि यह दुनिया का सबसे प्राचीन लोकतंत्र भी है, और अगर कह सकें तो भारत लोकतंत्र की जननी भी है, लोकतंत्र की जननी भी है। जब दुनिया लोकतंत्र के बारे में नहीं जानती थी, तब भारत के अंदर तमाम गांवों में तमाम ऐसे क्षेत्र थे जहां पर लोकतांत्रिक मूल्य और उसके अनुरूप व्यवस्था का संचालन होता था, स्वतःस्फूर्त भाव के साथ होता हुआ दिखाई देता था। बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनका हजारों वर्षों का इतिहास है, जिसमें इस बात के उल्लेख मिलते हैं कि लोकतंत्र भारत के जीन्स का हिस्सा है। लोकतंत्र की शासन पद्धति भारत के अंदर ही पनपी, फली फूली,
दुनिया के अंदर गई और आज भारत फिर से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में शानदार यात्रा को लेकर के चल रहा है। ये लोकतंत्र, ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में ही संभव हो सकता है जहां पर कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो या विधायिका, ये सभी स्तंभ एक दूसरे का तो सम्मान करते हैं ही, लेकिन अंततः जनता को जनार्दन मान करके उनके प्रति जवाबदेह होते हैं, उनके प्रति जवाबदेह होते हैं। समाज के अंतिम पायदान के नागरिक के लिए, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए शासन की योजना का बनना ये लोकतंत्र की सशक्तिकरण का आधार है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान, जिस महामारी ने पूरी दुनिया को पस्त कर दिया था, जिसके सामने बड़ी बड़ी शक्तियां धराशायी हो गई थी, उस कोविड के दौरान, कोविड महामारी की चिंता के बगैर जब देश के अंदर आम जन की सुविधा को ध्यान में रखने के लिए चलते हैं, पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हुए वैक्सीन निर्माण के कार्यों का निरीक्षण करते हैं, हर व्यक्ति के लिए फ्री टेस्ट, फ्री उपचार, फ्री वैक्सीन और फ्री में राशन की सुविधा की घोषणा करते हैं और उसको प्रभावी ढंग से लागू करवाते हैं, तो ये लोकतंत्र की ताकत का ही एहसास मोदी जी करवाते हैं कि हमारी जवाबदेही अंततः जनता जनार्दन के प्रति है। हमने नैतिक रूप से, अंतःकरण से अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के प्रति अपने लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों की जवाबदेही सुनिश्चित की है और इसीलिए शासन की योजनाएं बनती हैं। सबका साथ और सबका विकास का भाव उसी लोकतंत्र को पुष्ट करता है, जिसके तहत बिना जाति, बिना मत, बिना मजहब, बिना क्षेत्र, बिना भाषा देखे भारत का नागरिक है, पात्रता की श्रेणी में आता है, वह योजना का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है और मोदी जी की सभी प्रकार की योजनाएं इस दिशा से समर्पित हैं। 4 करोड़ गरीबों को मकान की सुविधा उपलब्ध हो जाना, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन जाना, 10 करोड़ गरीबों के घर में रसोई गैस का कनेक्शन पहुंच जाना, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा देश के अंदर मिल जाना, 50 करोड़ लोगों को देश के अंदर 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ प्राप्त हो जाना, ये सभी भारत के पुष्ट लोकतंत्र को ही प्रदर्शित करता है, जिसमें सत्ता अंततः लोकतंत्र के प्रति जवाबदेह होती है जब वह जनता जनार्दन के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की चिंता करती है। एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने का वह अभियान, जिसमें जनता ही सब कुछ है। लोकतंत्र का मतलब भी यही है, जनता का शासन, जनता के द्वारा, जनता के लिए। योजना का लाभ, उसका अंतिम, उनका निष्कर्ष क्या है, वो अंतिम पायदान पर बैठे हुए जनता जनार्दन के व्यक्ति को इस योजना के साथ जोड़ना। परिणाम 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से मुक्त होकर के एक नए मध्यम वर्ग के रूप में उभर करके अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करते हुए दिखाई देते हैं और देश के विकास में अपना योगदान देते हुए दिखाई देते हैं। ये जो अभियान है, ये उसी अभियान का हिस्सा है। एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में पुष्ट हो रहा लोकतंत्र और दूसरी तरफ जब सत्ता मिली थी तो अपने स्वार्थ के लिए
लोकतंत्र का गला घोंटने वाली कांग्रेस के उस चाबुक को अभी भी सपा और कांग्रेस उनके सहयोगी आरजेडी जैसे दल लगता है भूले नहीं है। यही कारण है अभी भी उनके मन में वही भाव है और यही कारण है कि लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए इनके द्वारा सत्ता में रहते हुए भी और आज भी लगातार उस प्रकार की शरारतें की जाती हैं जो जब इन्होंने सत्ता में रहते हुए की थी। बहनों और भाइयों, हम सबको इसके प्रति सजग रहना चाहिए। आज मुझे इन लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान करते हुए यहां पर गौरव की अनुभूति हुई। उनकी अपनी पीड़ा है। उस समय के अत्याचार को उन्होंने अपने आंखों के सामने लोकतंत्र को बचाने के लिए, सरकार के मनमानेपन पर लगाम लगाने के लिए जेल की यातना सही और इसीलिए प्रदेश में जब लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति समर्पित सरकार आई तो सरकार ने भी उन लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान के लिए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर हमारे 3780 लोकतंत्र सेनानी, 1461 उनके आश्रित हैं। आश्रित में लोकतंत्र सेनानी की पत्नी या उन पर आश्रित कोई एक व्यक्ति, इनको हम लोगों ने उसके साथ जोड़ा है। हम लोगों ने लोकतंत्र सेनानी कि अगर दुर्भाग्य से मृत्यु होती है या उम्र के कारण, किसी बीमारी के कारण या किसी अन्य आपदा की चपेट में आता है और उनके उत्तराधिकारी यथास्थिति पति पत्नी को वर्तमान में हम लोगों ने व्यवस्था दी है और 2018 से हम लोगों ने उनकी प्रतिमाह सम्मान राशि 20,000 रुपये प्रदेश के अंदर की है। 20,000 रुपये हम उन लोकतंत्र सेनानियों को उपलब्ध करवाते हैं। इसके साथ ही लोकतंत्र सेनानी या उनके उत्तराधिकारी यथा पति अथवा पत्नी में से जो भी हो, एक सहायक के साथ पूरे प्रदेश में उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम की सभी श्रेणी की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा भी उन्हें प्रदान की गई है। लोकतंत्र सेनानियों को राजकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है और मैं इसको कहता हूं कि लोकतंत्र सेनानियों को अब हम कैशलेस 5 लाख रुपए की प्रतिवर्ष स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाने की कार्रवाई के साथ भी जोड़ने जा रहे हैं। बहुत शीघ्र इसके कार्यक्रम को आयोजित करके इस अभियान को हम मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे। लोकतंत्र सेनानी की मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार भी राजकीय सम्मान के साथ किए जाने का सरकार के द्वारा एक व्यवस्था बनाई जा रही है, जिससे लोकतंत्र के प्रति आने वाली पीढ़ी हमेशा इस बात को ध्यान में रखेगी कि जो भी देश के लिए करेगा, लोकतंत्र के हित के लिए कार्य करेगा, सरकारें एक निश्चित प्रोटोकॉल को उसके तहत निभाने का कार्य करेगी, उन्हें सम्मानित करेगी। मुझे आज आप सभी लोकतंत्र सेनानियों का प्रदेश भर में फैले हुए ये सभी लोकतंत्र सेनानी और उनके आश्रितों का सम्मान करते हुए गौरव की अनुभूति हो रही है। आपके संघर्ष से, आपके श्रम से, आपकी मेहनत से लोकतंत्र की पुनर्बहाली हुई और आज हम एक सुखद अनुभूति में एक सामान्य नागरिक, एक दबे कुचले वंचित अति पिछड़े महिलाओं, इन सब की आवाज डबल इंजन की सरकार बन पा रही है। ये इसी कारण संभव हो पाया है और इसलिए आज के इस अवसर पर मैं आप सबके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करता हूं और आपको आश्वस्त करता हूं, ये डबल इंजन सरकार आपके साथ खड़ी है, पूरी मजबूती के साथ आपके हितों का संवर्धन करेगी, आपका सम्मान करेगी, जिससे आपकी उपस्थिति लोकतंत्र को जीवंतता प्रदान करती रहे। इस विश्वास के साथ हमारे अन्य लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान यहाँ पे निरंतर चलता रहेगा। हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण यहाँ मौजूद हैं,
उनके द्वारा किया जाएगा। इन शब्दों के साथ मैं आप सभी के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। कृपया आप सभी अपने मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब इमरजेंसी लगी थी, इमरजेंसी लगने का कोई कारण नहीं था। देश अपनी जगह में बहुत वातावरण ठीक था, देश का वातावरण ठीक था, समाज सब काम कर रहा था, विद्यार्थी स्कूल जा रहे थे, व्यापारी व्यापार कर रहा था। लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट की याचिका ने, राजनारायण ने याचिका दायर की थी और उनके खिलाफ इंदिरा जी के जो चुनाव लड़ी थी रायबरेली से, उनके खिलाफ निर्णय आ गया था। इस कारण से इस देश में लोकतंत्र की हत्या हुई, आपातकाल लगा। उस समय भी कांग्रेस सत्ता में रहना चाहती थी, आज भी सत्ता में रहना चाहती है इनके इन प्रकार। लेकिन उस समय के तत्कालीन जब नेताओं ने विरोध किया तो उसी समय 26 की तारीख के सवेरे सवेरे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, चरण सिंह और जयप्रकाश नारायण को जेलों में डाल दिया गया। इस कारण से इमरजेंसी लगी। और घटना जो मैं बता रहा हूँ, एक छोटी सी घटना मैं आपको बता रहा हूँ आपके सामने। जब हम लोगों के घरों में छापे पड़ने लगे तो मजबूरी में इतना, मतलब लोग पूरे मकान में छापे डालते थे, पूरे मकान में सब जगह दरवाजे जाके पूछते थे कि ये लोग बंद हैं, ये लोग यहाँ हैं कि नहीं। सारे किराएदार जो थे मतलब भयभीत हो गए थे कि ये लोग जेल चले जाएं तो अच्छा है, गिरफ्तार हो जाए तो अच्छा है। एक स्थिति ऐसी बनी कि एक दिन हमारे यहाँ छापा पड़ा तो हम मतलब किसी तरह निकल गए, मतलब पुलिस को नहीं मिले। तो हमारे क्षेत्र में एक गया प्रसाद गुप्ता रहते थे, नगर वार्ड अध्यक्ष थे। तो मैं उनके घर में कुंडी खटखटाया तो जब उन्होंने ऊपर से देखा तो उन्होंने कहा, भारत जी हमारे भी बाल बच्चे हैं। तो मैं चला गया। उसके बाद फिर जब ये तैयारी हो गई कि भाई यहाँ गिरफ्तारी देना है, इन प्रकार गिरफ्तारी दे के फुर्सत पाना है, फिर हमारे साथ 40 लोग तैयार हुए। नवल बेरीवाल के हाथे में हम लोगों को 40 लोगों को बढ़िया पूरी सब्जी कचौड़ी खिलाई गई, रसगुल्ला खिलाया गया। जब ये मालूम हुआ कि इमरजेंसी में है क्या, आपातकाल किस कारण से लगाया गया, तब लोगों को मालूम हुआ। तो 40 में 32 लोग भाग गए, केवल 8 लोग हम लोग रह गए जो हम लोगों ने गिरफ्तारी दी। जब हम लोगों ने गिरफ्तारी दी तो कचहरी में वो जनता बुलेटिन बांट रहे थे तो सारी कचहरी खाली हो गई, इतना आतंक था। सब लोग भाग गए, वकील भाग गए, बस्ते छोड़ के भाग गए, जो मुंशी सब भाग गए, पूरे कचहरी में हम ही लोग थे। फिर हम लोगों को गिरफ्तार किया गया। जब गिरफ्तार किया गया तो इतना अत्याचार हुआ कि हमारे तो कपड़े फाड़ दिए गए। कपड़े फाड़ने के बाद उठा के जीपों में फेंका गया और जिस तरह से खाल छिल गई, सब कुछ हो गया। बड़ा आतंक था। इस तरह से वातावरण इमरजेंसी का फैलाया गया, मतलब इमरजेंसी में था कि आतंकित कर दिया गया। लेकिन हम लोगों ने सत्याग्रह करके आंदोलन में भाग लिया और उसके बाद फिर जेल में रहे। कोतवाल सुरेंद्र पाल शर्मा था। उसके बाद जब हम कोतवाली पकड़ के गए तो उन लोगों ने चाय के लिए पूछा। के.एन. राय जो सीईओ थे कानपुर में उस समय, जो सुल्तानपुर से सांसद भी हुए हमारी पार्टी के, वो सीईओ थे। तो उन लोगों ने चाय के लिए पूछा, लेकिन हम लोगों ने चाय वाय स्वीकार नहीं किया। इस तरह के अत्याचार हुए। धन्यवाद। आज 50 साल के हो जाने के बाद में जब कभी सोचता हूँ तो मन भावुक हो उठता है। जब लोग कहते हैं कि अरे साहब बड़ा ये हो रहा है वो हो रहा है। मित्रों, आज के दिन जब इमरजेंसी रात को घोषणा हुई, लेकिन सम्मानित नेताओं को बाकी लोगों को दिन में ही बुला के बैठा लिया गया। इमरजेंसी की घोषणा बाद में हुई और जितने सीनियर्स थे, यहाँ तक कि जो सीपीआई को छोड़कर बाकी सभी दलों के लोग, उनके साथ अत्याचार हुए। बाबू जगजीवन राम जैसे व्यक्ति को भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया, मोहन दहरिया से लेकर के
और चंद्रशेखर तक सब कांग्रेस में ही तो थे। मुझे बाद में मालूम हुआ, रात में एक दिन इस तरीके से मेरा घर घेरा गया जैसे कोई किसी डकैत को पकड़ने के लिए आए हूं। रात में विद्याराम जी, विद्याराम जी, विद्याराम जी चिल्लाए लोग। तो मेरे पिताजी बहुत सीनियर एडवोकेट थे, 80 साल से ज़्यादा उनकी उम्र थी। कहीं संघ वाले रात में सोन देते। खैर बाद में हमने झांक के देखा, मालूम हुआ कि आगे इधर साइड में पुलिस। हम भी समझ गए भाई संघ रात को 12 बजे कह बुलाएगा, कोई कार्यक्रम होता तो मुझे मालूम होता। उसके बाद में वहाँ से हम लोग किसी तरीके से निकले। सब समय बहुत कम है इसलिए पूरी बात न बता करके हम लोग निकले। और चूँकि अगले दिन हमारी एक मीटिंग थी जिसमें केंद्रीय हमारे माननीय प्रचारक स्वर्गीय माधवराव देवड़े जी और माननीय शिव प्रसाद जी जो विभाग प्रचारक थे, उनकी मीटिंग थी नैमिषारण्य में। वहाँ सारे कार्यकर्ताओं को पहुँचना था। हम लोग पहुँचे, किसी तरीके से भाग करके उस दिन साइड में कूद काद करके और एक साइड में दूसरे मकान में घुस गए। वहाँ 2 महिलाएं लेती, छोटे भाई जैसा उसका पति था और उसकी माँ थी। अब मैं सोचूं कहीं रात में लोग चिल्ला न दें, चोर चोर चोर। तो अंदाजन देखा तो वो बूढ़ी वाली महिला तो माँ ही नहीं थी। विद्याराम तुम कैसे? हम कहे हमका इंदिरा गांधी पकड़ाए नहीं। तो उन्होंने अपशब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा, हाँ या भैया तुमका क्या है? खैर हमने कहा अब ये बूढ़ा जरूर पकड़ाए नहीं। किसी सूरत से साइड से फांद के हम लोग गए। उस समय हृदयनाथ सिंह जी भी थे, प्रचारक थे जिले के, तो वो भी पड़ोस में ही रुके हुए थे लल्ली दीक्षित के। उसके बाद वहाँ से हम लोग नैमिष में पहुँचे। उस समय नैमिष में पहुँचे तो और कोई हम लोग पहाड़ यही उलट रहे थे कि सिर्फ बीसलपुर से पर्चे लेके आते थे। अंडरग्राउंड प्रेस था पीलीभीत जिले में, और वहाँ से वो भेजते थे क्योंकि विभाग की भी जिम्मेदारी थी, विभाग से जब भी रहा था विद्यार्थी परिषद का भी। तो वो पर्चे वगैरह जहाँ पर उनको छोड़ना था छोड़ देते थे। अब पहने हुए थे, गोल टोपी लगाए हुए थे, खत कटा हुआ था, पैजामा था सकरा वाला, तो जैसे मालूम होता था कोई अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का छात्र होगा। तो अब वहाँ पर बैठक हो गई, काफ़ी कार्यकर्ता चले भी गए, लेकिन माननीय देवड़े जी, माननीय शिव प्रसाद जी वही रुके हुए थे। हम कुछ 10, 12, 15 नौजवान लोग निकले कि चलो भाई लालता माई दर्शन कर लें, चक्रतीर्थ हो लिया जाए। अब मैं तो जानबूझ के, चूँकि भेष हमारी ऐसा था, इसे चक्रतीर्थ के अंदर तो नहीं गया, गेट पर ही रहा। लेकिन मेरे स्वर्गीय वितक तो उनका स्वर्गवास हो गया, जगदेव जी से मैंने कहा कि भाई जल वल ला करके चक्रतीर्थ का मेरे ऊपर भी डाल दो। तो वो आए तो लोगों को संदेह हो गया, ये कौन, पता नहीं किसी तरीके से लीक था या क्या था कि कोई मीटिंग है। उसके बाद हम लोग गए तो कल भाई आप, हमने कहा मैं प्रगतिशील विचारों का व्यक्ति हूँ, सभी धर्मों का आदर करता हूँ। तो खैर वहाँ धर्मशाला पहुँचे, वही पहुँचा तो वहाँ बाकायदा देखा R.S. बोरा इंस्पेक्टर, मिस्टर विद्याराम वर्मा यू आर अंडर अरेस्ट। और साथी आपके कहाँ गए? हम सब चले गए। अब वहाँ हरदई जी थे, वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव दिखाई पड़ते थे देखने में। माननीय देवड़े जी, माननीय शिव प्रसाद जी अंदर थे बैठे हुए, सबकी तलाशी हुई। आप बता, मैं माधवराव देवड़े। इंस्पेक्टर ने अपनी टोपी उतारी और सादर प्रणाम किया। अब कहने लगा मैं नौकरी कर रहा हूँ, बहुत भावुक हो गया, अब क्या करूँ, मुझे संतों को भी पकड़ना पड़ रहा। उसके बाद में हम लोग सब वही कोतवाली में रोके गए। रात में ये स्थिति थी, हम 8-10 नौजवान थे, माननीय खड़े जी भी उस समय यही थे। कल हम लोग निकल सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को आंदोलन चलाने का काम था। और जो हमारे सीनियर्स थे, बड़े नेता थे और बड़े लोग थे, संघ चालक से लेकर के और ठाकुर शारदा भक्त सिंह समेत, सब दिन में ही पकड़ लिए गए थे। घोषणा हुई रात में, बाद में, और बाद में वहाँ से जब सुबह निकल, रात में हम लोगों ने सोचा कि हम लोग निकल रहे, एक ही सिपाही तो यहाँ पर बंदूक लिए गेट पर खड़ा है। तो आपस में कुछ हम लोगों ने कानाफूसी की, 10-12 नौजवान थे। सदैव जी ने बता दिया माननीय शिव प्रसाद जी को,
माननीय सुप्रसाद जी ने बताया, देवड़े जी को बुलाया, हम लोग क्लास हो गई। देखो एक बात समझ लो, वैसे भी अत्याचार बहुत हो रहे हैं, लेकिन अगर तुम लोगों ने ये किया तो फिर पूरे देश में जो गिरफ्तारियां हो रही हैं वो उनमें और ज्यादा उत्पीड़न होगा। खैर, हम लोगों ने उनके निर्देश का पालन किया और बस एक ही बात कह रहा हूं, मेरा एक सहयोगी था प्रेम शंकर गुप्ता, एडवोकेट संजीला का, उसके नाखून तक खड़े गए। और जेल में जिस समय जबरिया नसबंदी हो रही थी, कैदियों की सबका कोटा था, पुलिस का भी कोटा था, जेल के कर्मचारियों का भी कोटा था, सभी अधिकारियों का कोटा था। तो ये जबरिया जबरदस्ती, रात में लोग चिल्लाने की, रोने की आवाज आती थी। तो इस तरीके की सारी स्थितियां थी। इससे ज्यादा खराब बात, और आज जब अत्याचार भ्रष्टाचार के खिलाफ जब बात, मैं तो कहूंगा कि वो सरकार कल्पना नहीं कर सकता, आप लोग जो नौजवान हैं कल्पना नहीं कर सकते कि उस समय किस तरीके की सरकारें थी। गुजरात से छोटा सा आंदोलन जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होकर बिहार और दिल्ली होता हुआ पूरे देश में फैल गया, उस समय क्या क्या अत्याचार हुए ये अकाल्पनिक हैं। और अब जैसे मेरे अयोध्या के स्वतंत्रता संग्राम लोकतंत्र सेनानी हैं, वो विकलांग थे, उनके ऊपर ये आरोप था कि ये खंबे पर तब चढ़ के तार काट रहे थे, चूक जमानत न हो, इन पर DIR एक्ट के अंदर इस तरीके के अपराधपूर्ण कृत्य उस समय हुए। मेरे ऊपर 2 मुकदमे कायम थे, एक हरदोई का जिसमें मालूम हुआ कि मैं ही काट रहा था, तो बाद में मालूम हुआ कि ये FIR भी हुई है। तो और ये ठाकुर शारदा बख्श सिंह से लेकर के सिद्ध गोपाल और रोहतरी तक जितने लोग पकड़े गए थे वो सब नीचे खड़े थे, और मैं बताते सीढ़ी पर चढ़ गया, विद्याराम काट दो तार, और फैल पूरे जिले में इस सरकार को चलने देंगे, अंधेरा कर देंगे। और उसके बाद मालूम ये भी हुआ कि ये वहाँ पर नैमिष में मैं बोल्ट खोल रहा था, ये उसके पटरी के, तो वहाँ पर ये 2 DIR। उसके बाद में जब चुनाव घोषणा हो गई और सब लोग छूटने लगे, तब मालूम हुआ कि हमारे ऊपर, हृदयनाथ सिंह जी के ऊपर मीसा सब कर दिया गया। तो 2 तो DIR के मुकदमे थे, बाद मीसा, सब फर्जी, काल्पनिक, कोई हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। इतना अत्याचारपूर्ण बातें, उस समय की जो हालात को विचार करता हूँ तो मन भावुकता से भी, और तत्कालीन अत्याचार भ्रष्टाचार, इसके खिलाफ आप यहाँ तक समझ लें कि तमाम जितने संत महात्मा थे उनको सबको कह दिया गया कि भाई आपके द्वारा इसको अनुशासन पर घोषित किया जाए। एक संत ने घोषित भी किया, लेकिन उन्हीं संत से जुड़े हुए माननीय जयप्रकाश नारायण थे, इन्होंने कहा नहीं, करुणाई के साथ जो शिक्षण बदलो, समाज बदलो, भ्रष्टाचार बंद करो, अत्याचार बंद करो, तानाशाही को समाप्त करो, लोकतंत्र को जिंदा रहने दो। जो इस तरीके की लड़ाई लड़ रहे थे उन नौजवानों का साथ दिया, नेतृत्व किया। और उस समय के जो भी आज जो और लोग हैं वो कल्पना नहीं कर सकते मित्रों, क्योंकि एक बार पुनः मैं युगांतकारी परिवर्तन के नेता अपने माननीय योगी जी को, अपने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि निश्चय ही इस देश का स्वर्णिम युग आएगा, प्रदेश स्वर्णिम युग की ओर बढ़ रहा है। धन्यवाद। बहनों और भाइयों, आज का दिवस विशेष रूप से नई पीढ़ी के लिए एक सूचना है कि किस प्रकार से हमारे संविधान की हत्या की गई थी। जिन कारणों में, जो कारण संविधान में दिए गए हैं इमरजेंसी डिक्लेयर करने के, वो कारण उपस्थित नहीं थे। केवल एक व्यक्ति की सीट खतरे में थी और उसने भी अपने लोकसभा के चुनाव में करप्ट प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल किया, गवर्नमेंट मशीनरी का इस्तेमाल किया, और हर प्रकार से जब जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने ये समझा कि उन्होंने करप्ट प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल किया, तो उनके चुनाव को अवैध घोषित करके उनको 6 साल तक किसी पद से निरर्हक घोषित कर दिया। और 12 जून
1975 को यह घटना घटती है, उसी के परिणाम स्वरूप लगातार पूरे देश के कांग्रेस के लोग एक आंदोलन करने लगे कि मैडम गांधी बनी रहें। उनसे एक कहलवाया जाता था और 25 जून की रात में इस प्रकार से आपातकाल डिक्लेयर हुआ। आप समझ लें कि आज जो लोग खास तौर से संविधान की किताब लेकर घूमते हैं, सबसे ज़्यादा अगर संविधान की धज्जियाँ उड़ाई तो उन्हीं लोगों ने। संविधान के धज्जियाँ उड़ाने के जो उदाहरण आपने अभी आपके सामने सुने गए, लेकिन वास्तव में जो हमें मौलिक अधिकार अम्बेडकर जी ने दिए थे वो छीन लिए गए। प्रेस की आज़ादी पर पाबंदी लगा दी गई, न्यायालय की स्वतंत्रता पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया गया, बोलने की स्वतंत्रता पर हर प्रकार से समाप्त कर दिया गया, और जितने अत्याचार हो सकते थे उससे कहीं ज़्यादा इमरजेंसी में अत्याचार हुए। 1 लाख से ज़्यादा लोगों को जेल में बंद कर दिया। हमारे सामने बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं, माननीय वाजपेयी जी बैठे हैं, सांसद भी रहे, विधायक भी, वो भी, उनको भी जेल की यातना सहनी पड़ी। आप कल्पना करिए कि जो लोग आज के तारीख में उनके बगलगीर बने हुए हैं, उनके सबसे ज़्यादा समर्थक बने हुए हैं, वो उन लोगों का इतिहास क्या है, उन लोगों ने क्या किया था और कांग्रेस ने क्या किया। हमेशा हमेशा इस संविधान की धज्जियां निजी स्वार्थों के लिए उड़ाई गई। अगर आप देखें, गौर करेंगे तो 38वां संविधान संशोधन, 39वां संविधान संशोधन और 40वां और 42वां संविधान संशोधन केवल इसलिए किया गया कि न्यायालय की स्वतंत्रता को कर्टेल किया जा सके। इंदिरा गांधी के चुनाव को विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट 39वें संविधान संशोधन में कि किसी भी न्यायालय में उसकी समीक्षा नहीं की जा सकती। मात्र 6 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक 4 दिनों के अंदर यह संविधान संशोधन पास कर दिया गया। और 42वें संविधान संशोधन में यह किया गया कि हम किसी भी तरह से न्यायिक समीक्षा से दूर रहेंगे, और अगर संशोधन भी विधानसभा जो लोकसभा में किया गया, संविधान संशोधन किया गया, उसमें भी कोरम समाप्त कर दिया गया, ताकि कोरम अगर रहेगा ही नहीं, फिर संविधान में व्यवस्था है कि 2/3 बहुमत से, प्रेजेंट 2/3 बहुमत से दोनों सदनों में पास होना चाहिए, उसको भी समाप्त कर दिया गया। ये कुल मिलाकर जो चूंकि कोरम समाप्त हो गया, इसलिए बाकी के जितने भी क्लास थे वो इनफेक्टिव हो गए। कहने का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति आज संविधान की किताब लेकर सबसे ज्यादा घूमते हैं, उनका चेहरा क्या है, उनके पूर्वजों ने क्या किया। श्रीमान राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उनके सामने जब शाहबानो का केस आया तो उन्होंने जितने भी कट्टरपंथी मुस्लिम थे उनके दबाव में आकर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बदलने की कोशिश की। और मोदी जी ने जिस समय कॉलेजियम की बात हमारे सुप्रीम कोर्ट ने नकारी थी, तो उस वक्त उन्होंने संविधान संशोधन की बात नहीं कही, उन्होंने न्यायालय का ऑर्डर किया। और जितने भी संविधान संशोधन इस कार्यकाल में हुए हैं, मोदी जी के कार्यकाल में, वो सब जनहित में हुए हों। चाहे EWS को उस 10% रिजर्वेशन देने की बात हो, चाहे महिलाओं को आरक्षण 1/3 आरक्षण देने की बात हो। आज महिलाओं को 1/3 आरक्षण पास कर दिया गया, उसके बाद भी क्यों, क्या, कैसे, अगर मगर करके उसको परिसीमन के मामले पर रोक दिया गया। तो संविधान के यहाँ पर लोग बैठे हैं, उन लोगों को खास तौर से हमारा आग्रह यह है कि उन लोगों के चेहरे को बेनकाब करने की आवश्यकता है जो लोग इस प्रकार का ढोंग और पाखंड करते हैं। संविधान की किताब तो लेकर घूमते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर संविधान के ऊपर हमला किया, संविधान की धज्जियां उड़ाई, तो इन्होंने की या इनके पूर्वजों ने की केवल निजी स्वार्थ हो के। उसमें ये फर्क देखिए कि अगर निजी स्वार्थ में किया हुआ संशोधन और एक तरफ जनहित में किए गए संशोधन, इन दोनों को अगर मिलाएंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि आज की सरकार ने कितने ऐतिहासिक काम किए हैं। आज तक इतने सालों से महिलाओं के आरक्षण की बात होती आई, किसी सरकार ने यह हिम्मत नहीं की, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 1/3 महिलाओं को रिजर्वेशन पास भी करने के बाद भी उसे लागू करने में भी तमाम बाधाएं खड़ी की जा रही। तो ऐसे लोगों को, और खास तौर से जो इनके बगलगीर बने हुए हैं, उन लोगों को पहचानने की आवश्यकता है और हर तरह से उनका तिरस्कार भी हो, उनका बहिष्कार भी हो, और जब चुनाव आए तो उनको निश्चित रूप से चुनाव के क्षेत्र से बाहर भी किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय।
एक लोकतांत्रिक संप्रभु गणराज्य में जब लोकतंत्र का गला घोंट दिया जाए, क्रूर सत्ता के सामने गिड़गिड़ाते हुए आम आदमी का कष्ट उसकी आंखों से छलक जाए, शायद तभी कवि दुष्यंत कुमार ने कहा होगा, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए।